हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाध्ययन। अब हम लोगों को इससे पहले हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल पढ़े थे, जिसमें हम लोग को ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का। लेकिन अब हम लोगों को अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। सबसे पहले बता दूं कि इक्विपोटेंशियल सर्फेस होता क्या है। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेस क्या होता है कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक पर्टिकुलर सरफेस कंसिडर करते हैं इक्वल डिस्टेंस पर, तो हम लोग को पोटेंशियल हर जगह बराबर बराबर मिलता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि द सरफेस ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच द पोटेंशियल इज सेम एट ऑल द पॉइंट ऑन दैट सरफेस आर नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई हम सरफेस ड्रॉ करें और उस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर बराबर मिले, तो हम लोग उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस ही बोलेंगे। तो आप सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखें। तो क्या लिखोगे? The surface drawn in an electric field at which potential is same at all the points is known as इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई एक ऐसा सरफेस ड्रॉ किया जाए जिसकी वजह से उस सरफेस के हर पॉइंट पर अगर पोटेंशियल बराबर बराबर मिले, तो हम उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। और मैं अभी कुछ डायग्राम से आपको बताऊंगा कि कैसे मैं बता रहा हूँ कि क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस। सबसे पहले तो आप हेड डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। मैं आपके लिए कुछ स्पेशल डायग्राम, आप वीडियो स्किप ना करेंगे तो मैं आपके लिए कुछ स्पेशल डायग्राम बना रखा हूँ, जिसको मैं अभी दिखाऊंगा कि क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपको डायग्राम के थ्रू पता चलेगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो मैंने कैलकुलेट करके बताया कि all the points on a given equipotential surface have the same potential। किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद ही रखना है, तो क्या लिखेंगे? ऑल पॉइंट्स ऑन ए गिवन इक्विपोटेंशियल surface have the same potential। सेकेंड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस या तो 2 डायमेंशनल होगा या तो 3 डायमेंशनल होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे द, और मैं आपके लिए डायग्राम 2 डायमेंशनल बनाया हूँ और 3 डायमेंशनल बनाया हूँ। तो लिखेंगे द इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन बी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, ठीक है। 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल होगा। अगर हम लोग पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज की निकालेंगे तब तो आपके पास फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर आपको, क्योंकि यहाँ पे r का फॉर्मूला इसलिए लगेगा क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जाओगे सोर्स चार्ज से, वैसे पोटेंशियल चेंज होता जाएगा। अगर कोई लीनियर चार्ज है तो हम लोग
जो सरफेस ड्रॉ करेंगे वो तो सिलेंड्रिकल होगा और तब वो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। और अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम लोग को प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा और वहाँ से हम लोग को इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो हम ये तीनों कंडीशंस देख लेते हैं कि कैसे आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑब्टेन होता है, किसी पॉइंट चार्ज से, किसी लाइन चार्ज से, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये रहा आपके पास तीनों डायग्राम जो मैंने आपके लिए बना के पहले से रखा था ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छे से समझा पाऊँ। तो जो मैं कह रहा था कि आपके पास अगर कोई पॉइंट चार्ज होता है तो ये आपके पास डायग्राम किसके लिए है? पॉइंट चार्ज के लिए। ये डायग्राम किसके लिए है? तो पॉइंट चार्ज के लिए। अब तुम खुद बताओ कि ये पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो बाहर निकलेंगी पॉइंट चार्ज से, इसीलिए देखो मैंने डार्क लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ बनाया है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ बनाया हो क्योंकि पॉइंट चार्ज है यहाँ पर। अब इस पॉइंट चार्ज से यहाँ पे पोटेंशियल इस वाले डॉटेड लाइन पे कुछ और होगा और इस वाले डॉटेड लाइन पे कुछ और होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब यहाँ पोटेंशियल अलग होगा, तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल आप V1 मान लेते हैं, यहाँ पोटेंशियल V2 मान लेते हैं, तो इन दोनों सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पूरे सरफेस जहाँ पे V1 ड्रॉ किया गया है, इस पूरे सरफेस से अगर पोटेंशियल आप निकालते हैं तो हर पॉइंट पर आपको पोटेंशियल क्या मिलेगा? V1। अगर बाहर वाले सरफेस पे बनाते हैं तो आपको हर जगह पोटेंशियल क्या मिलेगा? V2। इसका मतलब ये जो इंडिविजुअल सरफेस आपको डॉटेड लाइन से शो किए गए हैं, ये जिस पे V1 और V2 बनाया गया है, दे आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर पॉइंट चार्ज से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं और वहाँ पर आपको पोटेंशियल निकालना होता है तो आपको फॉर्मूला पोटेंशियल निकालने के लिए जो फॉर्मूला पता है V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R ही यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको पोटेंशियल निकालना है। अब जहाँ तक बात आती है आपकी लाइन चार्ज की, तो ये देखिए मैंने डॉट पॉजिटिव चार्ज लाइन में बनाया है और इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखो ऐसे निकलेंगी, ऐसे हर जगह से निकलेंगी। अगर सारे लोकस को मिलाया जाए तो हम लोग को बहुत सारे सिलेंडर मिलेंगे। तो आपके पास हमने एक सिलेंडर ये बनाया और दूसरा सिलेंडर थोड़ा बड़ा बनाया। जो पहले सिलेंडर बनाया उस पर हम लोग पूरे सिलेंडर पे अगर हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे हर पॉइंट पर, तो पोटेंशियल में क्या मिलेगा? V1। और बाहर वाले पोटेंशियल पे अगर निकालते बाहर वाले सिलेंडर पे अगर निकालते हैं तो हम लोग पोटेंशियल मिलता है V2। यहाँ से आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, ये जो दोनों जो सर्फेस है V1 और V2, यहाँ पर ये इक्विपोटेंशियल सर्फेस की तरह बिहेव करेंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही हम लोग को ये वाला जो कंडीशन था वो किसके लिए था? लाइन चार्ज के लिए। ठीक है, अब हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आपके पास ऐसे ऐसे प्लेन ड्रॉ किए जाएंगे। ठीक है, और इस पूरे प्लेन के हर पॉइंट पर यहाँ पर जहाँ भी आप ड्रॉ करें पोटेंशियल निकालेंगे, हर जगह पोटेंशियल कितना मिलेगा? V1। ऐसे अगर यहाँ पे आप पोटेंशियल निकालते तो इस सारे पॉइंट पोटेंशियल क्या मिलेगा? V2। तो ये जो पोटेंशियल ये जो सर्फेसेस दिखाई दे रहे हैं हमारे पास डॉटेड लाइन से, दे आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो ये हमारे पास ये दोनों सर्फेस क्या कहे जाएंगे? इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। ये यहाँ पर ये दोनों इक्विपोटेंशियल सर्फेस की तरह काम करेंगे। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, बस में आ रही है? ऐसे ये दोनों इक्विपोटेंशियल सर्फेस की तरह होंगे, लिख लेंगे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। बस में आ रही है? तो हम लोग इस तरह से इक्विपोटेंशियल सर्फेस को पता कर लेंगे। ये तो हमारे पास सेकंड पॉइंट था। अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ ध्यान दें तो थर्ड पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि इक्विपोटेंशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो पॉइंट के बीच में एक ही सरफेस पर, वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। जेन्युइन सी बात है कि आप देख लो, अगर ये आपके पास ये सरफेस है, इस सरफेस पर पोटेंशियल V1 नहीं मिलेगा, इस पोटेंशियल इस सरफेस में यहाँ भी इस पॉइंट पे V1 मिलेगा, इस पॉइंट पे V1 मिलेगा। तो अगर किसी दो पॉइंट के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते भी हो किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 0 ही मिलेगी। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी नंबर थर्ड होगा। और ये आपको समझ लो कि मल्टीपल चॉइस में समझ लीजिए कि ये भी एक क्वेश्चन की तरह आपको मिल सकता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो आपको आंसर टिक करना पड़ेगा 0। तो लिखेंगे
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स of an equipotential surface is always ज़ीरो, हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। आप फोर्थ पॉइंट भी इसका लिख सकते हो कि किसी चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, अगर ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है और एक चार्ज क्यू नॉट है, इस क्यू नॉट चार्ज को यहाँ से उठा के हम यहाँ रखें, यहाँ से उठा के यहाँ रखें, यहाँ से उठा के यहाँ कहीं भी इस सरफेस को घुमाएं, कोई बर्डन नहीं होगा। बात समझ आ रही है? नो बर्डन इज कैलकुलेटेड। तो आप लिखेंगे नो वर्क डन इन मूविंग a charge q naught between any two points on an equipotential सरफेस। ठीक है, तो आप किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस पता करते हैं, मतलब अगर वी ए माइनस वी बी करते हैं, तो वो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, आपको ज़ीरो मिलेगी। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा पॉइंट में। फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा, हर पॉइंट पर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के डायरेक्शन में फोर्स होता है और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर। अब यहाँ भी देख लो, अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट भी लिख सकते हो कि द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, द electric line of force is perpendicular to the equipotential surface at एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप ये कह सकते हो कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, यहाँ भी देखो पैरेलल दिख रहे हैं, यहाँ भी पैरेलल दिख रहे हैं, तो इंटरसेक्ट करने का कोई मतलब यहाँ पर निकलता ही नहीं है। तो अब यहाँ पर आपके पास जो आपके पास 6 प्रॉपर्टी में लिख के दे रहा हूँ, वो है कि टू इक्विपोटेंशियल surfaces can never intersect each other, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप इसकी प्रॉपर्टी को, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों को अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलता है और दोनों बहुत क्लोज है, तो उसके बीच का भी हम लोग को डिस्टेंस अगर निकालना हो तो वो मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। तो आप डी आर इज इक्वल टू डी अपॉन डी करके उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों सरफेस के बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। अब हम लोगों को निकालना होगा अगला टॉपिक जो आपको मैं बताऊंगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू सम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल का हम लोगों को
काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा जब हम लोग किसी पोटेंशियल डिफरेंस में उसको एक्सेलरेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी के बाद हम लोगों को यहीं से इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आप समझ सकते हैं कि वैल्यू आपको मिलेगी, जहाँ पर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आप बात करेंगे और तब आगे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू और बाकी सारी चीज़ें और फिर चैप्टर का जो सेकंड पॉइंट है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तब हम लोग वहाँ की तरफ चलेंगे। तो अब हमारे पास जो अगला हेडिंग है दैट हेडिंग इज काइनेटिक एनर्जी of a charged particle accelerated through some पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, किसी चार्ज को हम लोग किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर ही लें। तो आपके पास ये देखो, हमने ये डायग्राम बनाया ही था, उसी का पीछे का है, तो आप इसको यूज़ कर लो, इसी डायग्राम को। इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, और इस पूरे सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये पूरे सरफेस पर हमने पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और दूसरे वाले सरफेस पे हम सिर्फ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये हमारे पास प्लेट बी हो गया। हमारे पास एक चार्ज है Q, ठीक है, वो भी कैसे चार्ज है? प्लस Q। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, ये भी प्लस Q है, तो ये इधर की तरफ भागेगा, बिल्कुल भागेगा सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जो होगा वो इधर से इधर की तरफ ही होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है। मतलब अगर किसी चार्ज Q को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रखते हैं और ए का पोटेंशियल जो प्लेट ए है, यहाँ पोटेंशियल वी ए मान लें, और जो यहाँ पोटेंशियल है उसको हम लोग वी बी मान लें, और ऐसे कंसिडर करें कि वी ए माइनस वी बी की वैल्यू वी है। कितना है पोटेंशियल? वी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट ए और प्लेट बी का हम लोग निकालेंगे। तो ड्यू टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज जो है प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ मूव करेगा। तो अब ये जो मूवमेंट चार्ज क्यू का होगा, ये चार्ज क्यू का मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखो कि कंसिडर अ चार्ज प्लस क्यू moving in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड ई। हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको मूव करा रहे हैं एज शोन इन फिगर हमने शो कर दिया है, तो हम लिख दे रहे हैं एज शोन इन फिगर। ठीक है, अब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं लेट पोटेंशियल एट ए एंड बी, क्या मान लेते हैं? वी ए एंड वी बी, ये पोटेंशियल मान लेते हैं, ये हमने मान लिया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इस तरह से माना
वी और वी बी की वैल्यू सच दैट कि वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी हो जाए, वी हो जाए। ये हमने मान लिया। अब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज प्लस क्यू है वो इधर से इधर की तरफ मूव करेगा। लिखेंगे ड्यू टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज प्लस क्यू moves from plate A से plate B towards plate B मूव करेगा। इससे क्या होगा कि अमाउंट जो अगर W अमाउंट ऑफ वर्डन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज Q से A से B ले जाने में, तो हम लोग वहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाले जाएंगे। ये आप अलग से लिख लो। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ़ W मतलब ये वर्डन कौन करे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने के लिए, इस चार्ज को A से B तक भेजने में। तो लिख सकते हैं इफ़ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग charge Q from A to B, देन अगर मूव कर ले रहा है तब क्या होगा, तो हम लोग को वर्क डन मिलेगा। तो वर्क डन W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ये जो वैल्यू होगी V और ये V क्या है, वी ए माइनस वी बी तो है, यही तो हम लिखे थे, इसके बराबर आ जाएगा। तो आप ओवरऑल ये लिख सकते हो कि V इज इक्वल टू W बाई क्यू। ये हम लोग को पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर हम लोग को वर्डन चाहिए तो वर्डन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, V इंटू क्यू लिख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग को वर्डन मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो किया था इस चार्ज क्यू को प्लेट ए से बी तक पहुँचाने में। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि हम लोग शुरू में ये अज्यूम किए थे कि हम लोग पहले अज्यूम कर लेते हैं कि चार्ज जो है रेस्ट में है शुरू में, और आफ्टर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट वेलोसिटी जो चार्ज के पास आ गई वो है v। तो चार्ज के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम लोग पहले ही मान लेते हैं कि इनिशियली लेट अस अज्यूम, पहले मान लेते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट द चार्ज is at rest and after moving from the positive plate towards negative plate velocity acquired by the charge b, v मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी v है। तो उसकी वजह से हम लोग को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा। देन change in kinetic energy of charge Q, ये हम लोग निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी K बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ B माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो प्लेट P पे काइनेटिक एनर्जी थी माइनस प्लेट A की काइनेटिक एनर्जी माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1/2 m
वी स्क्वायर। कितनी बात समझ आ रही है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या करता है कि वर्क डन और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसके बराबर होगा। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर जो होगा और जो हम लोग W इज इक्वल टू वी क्यू निकाले थे वो बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन यहाँ पर बराबर है वी क्यू। अब हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई, दैट इज काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है Q इंटू वी। ये आ रही है बच्चों, ये आप फॉर्मूला याद रखोगे। अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करें चार्ज Q की जगह, जो हम लोग प्लेट A से B की तरफ ले जा रहे हैं, उस चार्ज Q की जगह हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करें, तब क्या होगा? तो लिख लेते हैं कि इफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन is accelerated through a potential difference, कितने वोल्ट रख दें? वी माइनस में वी का डिफरेंस कितना रख दिया जाए? 1 वोल्ट रख लेते हैं, डिफरेंस 1 वोल्ट। देन अगर रखते हैं तो क्या होगा? अब Q की वैल्यू तो E हो गई और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। और जो V की वैल्यू है कितनी आ गई? V वोल्ट आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? सो अब इससे क्या हुआ? गेन इन काइनेटिक एनर्जी वो आ गई K इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, क्योंकि इंटू 1 करोगे तो आपके पास K की वैल्यू कितनी आएगी? 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल आएगी, क्योंकि चार्ज की वैल्यू इतनी है और वोल्टेज की वैल्यू इतनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट में जो एनर्जी होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ये हमेशा याद रखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। एक चीज़ और बता दें मैं आपको, 1 KeV लिखा हो, इसको बोलते हैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी वैल्यू होती है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर लिखा हो 1 MeV, इसको बोलते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर लिखा हो 1 BeV, तो इसको बोलते हैं 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको बोलते हैं 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारे टर्मोलॉजी आपको यूज़ होंगे न्यूमेरिकल में, जो आपको बहुत ही आगे हेल्प करेंगे। तो बच्चों, ये आपका रहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू अ सम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब हम लोग के पास जो अगला टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को पढ़ना होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये हम लोगों को भी बहुत मदद करेगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद आपको ये छोटा सा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी खत्म होगा, फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। और जो भी हमारे न्यू व्यूअर हैं, हमारा उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें टू मोटिवेट मी, और आगे ऐसे ही आप हमारा सहयोग करें। थैंक यू एवरीवन।